नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय लगाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अथवा प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस काल से है जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक संस्थाओं साक्ष्यों से ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन पाषाण उपकरणों पर आधारित था, अतः इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल। भारतीय इतिहास में लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल पूर्व पाषाण काल माना जाता है। ठीक है। भारत में पूर्व पाषाण कालीन सबसे प्राचीन संस्कृति उत्तर पश्चिम भारत वर्तमान पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में रावलपिंडी के निकट प्राप्त हुई, जिसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन खानाबदोश था। वो कच्चा मांस एवं वनों से एकत्र कंद एवं फल खाता था। अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ था। किस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था दोस्तों? तो पूर्व पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था। इस काल में हुआ था। इस काल में मानव पेड़ों के नीचे और पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? पेड़ों के नीचे एवं पहाड़ों की गुफाओं में मानव रहते थे। मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल इतिहास में मध्य पाषाण काल कहलाता है। इस कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। सामान्य चार्ट। मध्य पाषाण काल में शिकार की बढ़ती आवश्यकता के लिए तीर का विकास हुआ। साथ ही बढ़ती आवश्यकताओं के कारण मानव में सामूहिकता की भावना का विकास भी मध्यकाल में हुआ। नव पाषाण काल। भारतीय इतिहास में लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल एवं नव पाषाण काल माना जाता है। भारतीय इतिहास में लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का कालक्रम नव पाषाण काल माना जाता है। नव पाषाण काल में मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण कृषि, घर का निर्माण, बर्तनों का प्रयोग, पहिए का उपयोग इत्यादि का विकास कर लिया गया था। नव पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता इस काल के औजारों पर पॉलिश होना था। नव पाषाण काल में पशुपालन बढ़ गया और कृषि कार्य भी होने लगा था। पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन स्थल पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में है में रावी नदी के तट पर हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल सामान्यतः 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित स्थल हड़प्पा प्रांत पाकिस्तान। खोजकर्ता कौन था दोस्तों? हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। वर्ष 1921। मोहनजोदड़ो, जो कहाँ स्थित अभी सिंध में है, इसकी खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो खालदास बनर्जी, 1922 ईस्वी। सुत कांगोडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में है। इसका खोजकर्ता कौन थे? आर्थर स्टाइनल, वर्ष 1927। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। इसका खोजकर्ता कौन है? MG मजूमदार। कौन है? MG मजूमदार, वर्ष 1932। कोट दीजी सिंध कहाँ है? सिंध प्रांत में है। इसका खोजकर्ता कौन थे? के धुरे या अहमद खान, 1955 ईस्वी। रंगपुरा कहाँ है? अहमदाबाद में है। खोजकर्ता कौन थे? MS बत्तस्य, 1937 ईस्वी। कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर। इसका खोजकर्ता A घोष, 1953 ईस्वी। रोपड़ कहाँ है? पंजाब प्रांत में स्थित है। खोजकर्ता कौन थे? जगदत्त शर्मा। प्राचीनतम वर्ष कब है? 1953 से 56। लोथल कहाँ? अहमदाबाद में है। लोथल कहाँ? अहमदाबाद में है। खोजकर्ता SR राव, 1957 ईस्वी।
सुरकोतड़ा कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी, 1964 ईस्वी। बानावाली कहाँ है? हिसार। हिसार कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, हिसार हरियाणा। खोजकर्ता कौन है? रणधीर सिंह बिष्ट, 1974 ईस्वी। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ, ये भी कहाँ है? गुजरात। रणधीर सिंह बिष्ट एवं जगपति जोशी, वर्ष 1921। आगे देखिए, इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में पाए। इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में पाए जाते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना था। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ से लेकर पश्चिम में मकरान तट तक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीका। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ एक विशाल स्नानागार स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के शहरों में से सबसे बड़ा है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने समय की अति विकसित एवं सुसंस्कृत लोगों की नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगरीय योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि प्रधान थी। ठीक है, सिंधु घाटी का व्यापार सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मिस्र, मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक में पड़ता है, और मध्य एशियाई देशों तक विस्तृत था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग ही कला के प्रति विशेष अभिरुचि थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की कला के प्रति विशेष अभिरुचि थी। इस सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृतियाँ उसकी मोहरें हैं, जो अब तक लगभग 2000 से अधिक प्राप्त हो चुकी है। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक उत्सव एवं समारोह धूमधाम से मनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल अहमदाबाद के निकट था। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या संस्कृति सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इनका भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे, इसलिए इनके मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न मत। भारत, मध्य प्रदेश प्रतिपादक डॉक्टर राजबली पांडे। कश्मीर LV कल्ला। सप्त सिंधु प्रदेश AC दासवम डॉक्टर संपूर्णानंद। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। एशिया, मध्य एशिया मैक्स मुलर। किर्गिज मैदान ब्रैंडस्टोन। यूरोप, हंगरी गाइल। जर्मनी प्रोफेका। द रूस गॉर्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग। अधिकांश विद्वान मैक्स मुलर के मत से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। वेदों की कुल संख्या 4 है। यह भारत के ही नहीं विश्व के प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। इन्हें ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है। वेदों का निर्माता वैदिक काल में हुआ था। 4 वेद इस प्रकार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। आर्यों ने ही ऋग्वेद की रचना की। इसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा इस काल का विवरण मिलता है, उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद की ही आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। अस्तो माँ सदमय वाक्य भी यहीं से लिया गया है। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी। इस काल की सर्वाधिक
महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इसे वर्षा एवं युद्ध का देवता माना जाता था। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक को छोड़कर शेष अन्य 3 वेदों उपनिषदों की रचना हुई थी। ऋग्वेदिक के अलावा शेष अन्य 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। सामवेद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है जिसमें लगभग 1810 मंत्र है जो संगीतबद्ध शैलों में रचे गए हैं, इसलिए सामवेद को विश्व की प्रथम संगीत पुस्तक भी माना जाता है। यजुर्वेद में लगभग 2000 मंत्र सर्वाधिक है। इस ग्रंथ में यज्ञों से संबंधित मंत्र है। अथर्ववेद में वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त अन्य संस्कृतियों का भी समावेश है। इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई। इसमें यजुर्वेद चिकित्सा संबंधी मंत्र भी है। इसमें कुल 771 मंत्र है। वेदों की लिपिबद्ध करके इसकी रचना करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास को है। उपनिषदों का अर्थ है वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। उपनिषदों में दार्शनिक बातों को गुरु शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से सूत्र शैली में समझाया गया है। प्रमुख उपनिषद मुंडक उपनिषद है। इस उपनिषद के एक मंत्र से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितना 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद केवल 12 ही है। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जीवन आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित था। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हुए उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है जिसे आश्रम कहते थे। 4 भागों में विभाजित किया गया था जिसे आश्रम कहते थे। आश्रम व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की आयु तक जिसमें शिष्य के रूप में अध्ययन किया जाता था। दूसरा गृहस्थ 25 वर्ष से 50 वर्ष तक विवाहित 25 वर्ष से 50 वर्ष तक विवाहित हो पारंपरिक जीवन के कार्य। तीसरा वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष तक आत्मचिंतन सामाजिक उत्थान हेतु किया गया था। अंतिम संन्यास 75 वर्ष से मृत्यु तक समाज से दूर सब कुछ त्याग कर ईश्वर ध्यान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का श्रेष्ठान था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था वही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को दिन दर्जा किया जाना। धार्मिक आंदोलन वैदिक काल के अंतिम चरण तक वैदिक धर्म हमने रूढ़ियों कठोरता एवं कर्मकांडों के कारण से असंतोष उत्पन्न हुआ। इन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई नए ग्रंथों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित प्रमुख संपादक थे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित स्थापित एवं जैन धर्म महावीर द्वारा प्रतिस्थापित। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो बज्जी संघ के शाक्य गण के प्रमुख थे तथा इनकी माता कौशल्या की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। सिद्धार्थ को युवावस्था में ही सांसारिक कार्यों से अधिक मोह माया नहीं था। एक दिन वह अपने सारथी चान के साथ हुआ भ्रमण के दौरान एक जर्जर वृद्ध एवं दुखी रोगी एवं एक सब देखकर दुखी हो गए, किंतु एक शांत चित्त सन्यासी को देखकर उन्हें शांति मिली और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात्रि के समय चुपचाप गृह त्याग कर दिया। सिद्धार्थ के जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम को 35 वर्ष की अवस्था में गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर गौतम
बुद्ध ने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जो बुद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संगठन गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित था। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में शामिल थे बिम्बिसार, अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक एवं कनिष्क। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, हीनयान एवं महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग एशिया में श्रीलंका, म्यांमार, जावा, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर फैले हुए हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान एवं दक्षिण कोरिया आदि देशों में हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियाँ सभाएं एक दृष्टि में संगीतियाँ 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक किसका था? अजातशत्रु का। ठीक है। द्वितीय कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? आचार्य सर्वकामी। शासक किसका था? कालाशोक का। तृतीय कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्रा। अध्यक्ष मंगोलीपुत्र। तीस शासक अशोक। चतुर्थ कब हुआ था? प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष का वसुमित्र। शासक कनिष्क का। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24 तीर्थकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभ देव थे, जो प्रारंभिक वैदिक ऋषियों के समकालीन माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर हुए। इनके पश्चात इसे जैन धर्म के नाम से जाना गया। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। 29 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जंभिक ग्राम नामक स्थान पर यरजुपालिका नदी के निकट पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय है, दिगंबर एवं श्वेतांबर। जैन धर्म में भी 2 प्रमुख संगीतियाँ सभाएं प्राचीन काल में हुई। पहली संगीतियाँ कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में स्थूलभ्रद की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई, जबकि दूसरी संगीत सभाएं कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई। महाजन पद युग। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। छोटे छोटे राज्यों को महाजन पद कहा जाता था। 6ठी ईसा पूर्व में भारत एवं उत्तर भारत ऐसे राज्यों की संख्या 16 थी। इन महाजनों पदों में मुख्यतः राजतंत्रात्मक शासन था, किंतु कुछ छोटे राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन था। इन महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। कौशल की राजधानी कहाँ था? अयोध्या। मल्ल की राजधानी कहाँ था? कुशीनगर। बज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। क्रू का राजधानी कहाँ था? क्रू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। पंचाल की राजधानी कहाँ था? तो कापिल्य। कंबोज का राजपुरा। गंधार की राजधानी तक्षशिला। मत्स्य का विराटनगर। चेंदी का शक्तिमती। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी कहाँ था? पाटन। अवंती राजधानी उज्जैन। मगध साम्राज्य। 16 महाजन पदों में मगध ने अपनी भौतिक संस्थाओं एवं श्रेष्ठ शासकों के कारण उन्नति की तथा अन्य राज्यों की विजित करके प्रमुख राज्य बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों में से एक मगध का उदय एक साम्राज्य के रूप में हुआ। इसे भारत का प्रथम साम्राज्य भी माना जाता है। मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के समय में प्रारंभ हुआ। बिम्बिसार ने गिरिब्रिज राजगीर को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। बिम्बिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक है। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने
की थी। बिम्बिसार की हत्या के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व बना। इसे कुनिक भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस वंश का मगध पर शासन 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? कालाशोक था। 394 से 336 ईसा पूर्व तक था। इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शक्तिशाली नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, परंतु नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद अहंकारी था तथा प्रजा हितैषी नहीं था। घनानंद ने पाटलिपुत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य को अपमान किया था। यही से नंद वंश की पतन की शुरुआत हुई और चाणक्य के सहयोग से ही मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। अगला जो होगा भारत पर विदेशी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, धन्यवाद।